गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू नई मैथ्स। आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी एंड जो डिफरेंट पोस्ट के लिए जो एग्जाम रेलवे लेती है उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। इससे पहले भी मेरे चैनल पे आप लोग को इसी टॉपिक पे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ये उम्मीद है कि पार्ट 6 है। इससे पहले पार्ट 4 प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, पार्ट 1 से पार्ट 5 तक। ठीक है, उसी सीरीज में ये छठा नंबर सीरीज है, वीडियो है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को फायदा होगा जो लोग एग्जाम देने वाले हैं, एनटीपीसी बोलिए या फिर ग्रुप डी बोलिए। ठीक है, तो देखते हैं जो प्रीवियस ईयर डिफरेंट एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हैं आरआरबी के, उसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखा जाए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला जो क्वेश्चन है इस सीरीज में देखा जाए इस वीडियो का, वो सर्च से रिलेटेड है जो कि आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आपसे पूछा गया था। ठीक है, देखते हैं ये सर्च से रिलेटेड है। क्वेश्चन आपको राइट हैंड साइड में टॉप पर डिस्प्ले किया जा रहा होगा। देखते हैं सवाल क्या कहता है। एक्स का वैल्यू दिया हुआ है √3 + 1 / √3 - 1 एंड वाई का वैल्यू दिया गया है √3 - 1 / √3 + 1। एक पैटर्न है इसके अंदर। यहाँ पर जो वैल्यू है सेम टू सेम वैल्यू आपको यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर प्लस ऊपर है, नीचे माइनस है, यहाँ पर उल्टा हो गया है, ऊपर माइनस नीचे प्लस हो गया है। ऐसे सवाल के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपसे जो पूछा गया उसको देखिए, एक्स प्लस वाई का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक्स वाई का वैल्यू भी निकाला जा सकता है, पूछा जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपसे क्या पूछा है। कुछ सवाल को और डिस्कस हम लोग करेंगे लोग इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। पहले आप लोग एक बात समझिए कि हर हाल में हम लोग एक्स प्लस वाई का वैल्यू हम लोग से पूछा जाएगा। ठीक है, देखते हैं एक्स प्लस वाई का वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखिए एक्स का जो वैल्यू है, नॉर्मली बच्चे क्या करेंगे कि एक्स के वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे, प्लस करेंगे वाई के वैल्यू को, उसको एलसीएम लेंगे, रेशनलाइज करेंगे, एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकल जाएगा और इसको इसमें पुट करेंगे, आंसर भी आपका आ जाएगा। लेकिन तब तक एग्जाम आपके हाथों से निकल जाएगा। तो ऐसे सवाल में अगर आप लोग 10 सेकंड से ज्यादा इन्वेस्ट किए तो एग्जाम करेक्ट होने वाला नहीं है। इसलिए ट्रिक्स आप लोग सीखिए और उसको अप्लाई कीजिए। देखा जाए क्या कहता है। आप लोग एक्स प्लस वाई का वैल्यू कैसे निकालिएगा। यहाँ पर क्या नंबर्स हैं, √3 + 1 √3 - 1, इसके अलावा कुछ है क्या, नहीं है। रूट को भी आप लोग अवॉइड कीजिए। 3 है 1 है तो एक्स प्लस वाई के लिए 3 + 1 + 3 + 1 बाई 3 - 1। एकदम सिंपल ट्रिक है, कोई भी नंबर हो जाए, कुछ भी दे दे, √5 √6 कुछ भी दे दे, आप लोगों को क्या करना है, एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकालने के लिए आपको जो नंबर्स है उनको 2 बार जोड़ना है और 1 बार घटाना है नीचे। a + b, इसको हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, a + b + a + b बाई a + a - b। सॉरी, इसको सिंपल तरीका से एक काम और कर सकते हैं क्या, कि इतना ना करके हम लोग बोल सकते हैं क्या कि 2 × a + b, क्या बोल सकते हैं इसको, 2 × a + b बाई a - b, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो आपको आसान लगे समझ लीजिए। इसको क्या कह रहा है कि 3 आगे को जोड़िए और 2 से जरब कर दीजिए। 3 × 4 = 4 × 2 = 8 होगा। इस अभी भी 8 ही होगा। क्या हो रहा है देखिए, 3 × 4 = 4 × 3 = 7 = 8, 8 हुआ, नीचे क्या हो गया, 2 हो गया। इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये a + b का वैल्यू यानी कि x + y का वैल्यू निकल गया। अब जब x + y का वैल्यू निकल गया तो यहाँ पुट कीजिए, 4 × 3 = 12, 12 आपका राइट आंसर होगा। इससे ज्यादा टाइम देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आंसर हो गया। लेकिन इसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट्स है जिसको अभी और समझते हैं। ये आंसर हो गया, ये सवाल का मामला खत्म हो गया, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स है उसका और समझते हैं। देखा जाए, आपसे x + y पूछा गया था, कहा कीजिएगा आप लोग, a + b + a + b बाई a - b कीजिएगा। लेकिन कभी कभी सवाल में क्या होगा कि आपको एक्स वाई का वैल्यू भी पूछ सकता है, या उसका इस्तेमाल हम इसमें हो जाता है, ऐसा एक्सप्रेशन दे दे जिसमें एक्स वाई का वैल्यू आप इस्तेमाल कीजिएगा, जैसे कि आगे आप सवाल देखेंगे। और ठीक है, उस सिचुएशन में क्या होगा कि हमेशा एक्स वाई का वैल्यू 1 ही होगा। क्यों 1 होगा, देखा जाए, जो एक्स का वैल्यू है वाई का वैल्यू उसका इनवर्स है। दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वाला से प्लस लग गया, माइनस वाला से माइनस लग गया, 1 आ गया। इस पे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक मामला ये है कि x - y का वैल्यू आप लोग कैसे निकालिएगा। जो एक्स्ट्रा साउंड आ रहे हैं उसके लिए सॉरी, बगल में काम चल रहा है। ठीक है, देखा जाए x - y का वैल्यू आप लोग कैसे निकालिएगा, वो भी हम लोग आसानी निकाल सकते हैं। देखा जाए कैसे निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या था, 3 1 है ना, आप इसको 2 √3 × 1 + 2 √3 × 1 बाई 3 - 1 क्या हो गया, 2ab + 2ab बाई a - b। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, 2ab + 2ab बाई a - b। इससे क्या हो गया, x - y का वैल्यू निकल जाएगा। एक्चुअली ये हो क्या रहा है, इसको अगर हम लोग डिटेल्स में देखेंगे तो क्या होगा कि x को और y को अगर हम लोग देखिए, मैं यहाँ दिखाता हूँ इसे। x का वैल्यू क्या है, √3 - +1 बाई √3 - 1 है, माइनस y का वैल्यू क्या है, √3 - 1 बाई √3 + 1।
इसका हम लोग यहाँ एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या होगा, √3 - 1 इंटू √3 + 1 हो जाएगा। अब क्या होगा, माइनस वाला कैंसिल हुआ तो प्लस वाले को प्लस से तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a² प्लस 2ab प्लस b², अभी भी शॉर्ट कर रहा हूं, माइनस, इसका क्या होगा, a² माइनस होता है लेकिन माइनस से प्लस हो गया, 2ab प्लस b² तो वो माइनस हो जाएगा, निशान चेंज। अब ये हुआ क्या कि 3 से 3 कट गया, 1 से 1 कट गया, क्या बचा आपका 2√3 प्लस 2√3 बचा, नीचे क्या हुआ a² - b²। क्या वही बात यहाँ पे लिखा गया है? अगर आप लोग ध्यान दे पा रहे होंगे तो समझ पा रहे होंगे क्या कि जो चीज कट जा रहा है उसको यहाँ मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसलिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, आपको सिंपली याद क्या रखना है कि अगर x + y का वैल्यू निकालना है तो वहां तो रूट का कोई काम ही नहीं है, लेकिन x - y में रूट का काम है, ये बातें याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। a + b के केस में क्या किया हम लोग कि 3 + 1 + 3 + 1 + 3 - 1 कर दिए। यहाँ क्या कर दिए कि 2ab, 2 इंटू ये हो गया a, ये हो गया b, 2ab + 2ab / a - b। अगर ये मामूली बातें आप लोग याद कर पा रहे हैं तो ऐसे जितने भी सवाल होंगे सबको हम लोग आराम से बना पाएंगे, ठीक है। अगर ये बातें आपको समझ में आई तो इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए उसी से मिलता जुलता एक और सवाल है, सर्च से ही रिलेटेड है, इसको समझते हैं लोग। क्या बोल रहा है कि a का वैल्यू दिया है √5 + 1 / √5 - 1 और b का वैल्यू ना दे के आपको ab का वैल्यू दे दिया है। अच्छी बात यह है कि ab का भी वैल्यू दे सकता है 1, लेकिन हर हाल में क्या होगा कि b का वैल्यू क्या होगा, जो a का वैल्यू है उसी का इनवर्स, इससे पहले वाले सवाल में जो था b का वैल्यू दिया हुआ था, यहाँ हम लोग क्या करेंगे √5 - 1 / √5 + 1 कर देंगे। इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, सवाल देखिए क्या आपसे पूछा है, a² + ab + b² / a² - ab + b², इसका वैल्यू पूछा है। और एक और सवाल इसमें मैं ऐड कर दिया हूं, उसका वैल्यू भी हम लोग निकाल के देखेंगे, ठीक है। इस सवाल के लिए तो हम लोग को a + b से ही काम चल जाएगा और a b तो दिया हुआ ही है, लेकिन इस सवाल के लिए हम लोग को a - b निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो a + b कैसे निकालते हैं और a - b कैसे निकालते हैं इससे पहले समझाया गया है, फिर से दिखाता हूं आप लोग को कि पहले a + b का वैल्यू मैं निकालने की कोशिश करता हूं। क्या बोला था, नंबर क्या है, 5 है 1 है, तो 5 + 1 + 5 + 1 कीजिए, नीचे 5 - 1 कीजिए, ये a + b का वैल्यू निकल गया। 6 6 12, 12/4, 4 मीन्स काट दीजिए उसको, ये हो गया आपका 3। इससे मुश्किल नहीं बनाइए इसको, इससे ज्यादा टाइम इसमें इन्वेस्ट मत कीजिए। a - b का वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या बताया, 2√5 × 1 + 2√5 × 1 / a - b, ये रूट यहाँ पर है, ठीक है। अब ये हुआ क्या, एक्चुअली ऊपर क्या हो गया आपका 2√5 × 1, 2√5 × 1 मतलब क्या हो गया कि 4√5 हो गया, नीचे क्या हो गया 4 हो गया, 4 से 4 करके ये क्या हो गया √5 हो गया। किसका वैल्यू है ये, a - b का वैल्यू है। और ए बी का वैल्यू तो दिया हुआ ही है, वो हर हाल में 1 ही आता है, एक्स वाई का वैल्यू निकालिए या ए बी का वैल्यू निकालिए, लेकिन शर्त ये है कि सवाल का कंडीशन ऐसा होना चाहिए कि ए का वैल्यू जो दिया है बी का वैल्यू उसका इनवर्स हो या ए बी का वैल्यू 1 हो, ठीक है। अब जब ये वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, देखिए इस सवाल के लिए जो सवाल नंबर a² + ab + b² है, एक नंबर जो सवाल है उसमें हम लोग को चाहे तो a - b का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब भी चलेगा। अक्सर बच्चे यहाँ माइनस देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि a - b का इस्तेमाल करेंगे, नहीं करेंगे तब भी चलेगा। पहले करके दिखाता हूं फिर बिना किए दिखाता हूं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a² + 2ab + b², ठीक है। माइनस में एक ab माइनस कीजिए, क्योंकि ab एक था, 2 लिख दिए हैं फॉर्मूला बनाने के लिए, इसलिए एक एडजस्ट कर दिए हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, इसको लिखते हैं a² माइनस में 2ab + b², माइनस में एक था, 2 लिख दिए हैं, तो एक प्लस लिख दीजिए, वो एडजस्ट हो जाएगा। अब ये हुआ क्या, एक्चुअली ऊपर हो गया आपका a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर माइनस में ए बी हो गया, इधर a - b का होल स्क्वायर प्लस में ए बी हो गया। अब क्या कर सकते हैं, a + b का वैल्यू निकाले हम लोग, क्या निकाले हैं 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, ए बी का वैल्यू 1 है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, तो a - b है √5, √5 का स्क्वायर क्या होता है, तो सिर्फ 5 ही होता है, प्लस में 1, 9 में से 1 गया 8 हो गया, ये 6 हो गया, इसको काट लीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा वो 4/3, ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन मेरा कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे a - b, अगर सिर्फ यही सवाल होता तो ये एक्स्ट्रा काम हम लोग करते ही नहीं, a + b के वैल्यू से ही इसको हम लोग सोल्व कर पाते हैं, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, देखते हैं सिर्फ a + b के वैल्यू से ही इसको हम लोग कैसे सोल्व कर पाएंगे। देखा जाए यहाँ पर जो काम किए हैं हम लोग, वहां पर थोड़ा सा अलग किस्म का एक काम करेंगे। ए बी था, इसको 2ab लिख दिया, यहाँ एडजस्ट कर दिया है। यहाँ पर माइनस में भी इसको प्लस में 2ab लिखिए, अब माइनस में यहाँ पर 3ab लिखिएगा तो वो एडजस्ट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई, देखिए यहाँ पर माइनस में भी था ना,
तीन ए बी में से अगर दो ए बी माइनस होगा तो माइनस में ज्यादा है तो माइनस में बचेगा, एक ए बी बच जाएगा। अगर ये काम आप लोग कर लिए हैं तो फिर ये इतना करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ इससे ही निकल जाएगा। जब जरूरत पड़े तब हम लोग ए माइनस बी का वैल्यू निकालेंगे, जब जरूरत ही नहीं है, एक्स्ट्रा लेबर देने की क्या जरूरत है, नहीं देंगे लोग। ठीक है, तो क्या करते हैं लोग वो देखिए। इसका आंसर कितना आया था? इसका आंसर 4/3 आया था। नहीं, अभी भी 4/3 आएगा। देखिए क्या होगा, ये हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में ए बी, ये हो गया आपका a प्लस बी का ही होल स्क्वायर हो गया माइनस में 3ab हो गया। अब देखिए क्या होगा, इसका वैल्यू हम जानते हैं लोग क्या, 3 निकालने, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 घटाइए, ये भी 3 का स्क्वायर है, उसमें से 3 एकम 3 यानी 3 घटाना पड़ेगा। ऊपर क्या हो गया, 8 हो गया, इधर 6 हो गया, काटिए आप लोग इसको, 4/3 आया। हर हाल में आंसर सेम है। जब आंसर सेम है इस तरीका को हम लोग क्यों नहीं अपनाएंगे, इतना एक्स्ट्रा लेवल देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपसे अगर सवाल नंबर 2 पूछ दिया तब तो आपको निकालना ही पड़ेगा, इसलिए रूल जानकर रख लेने में कोई बुराई नहीं है। जब जैसे जरूरत पड़े इस्तेमाल करेंगे लोग। तो देखा जाए 2 नंबर जो सवाल है उसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे लोग। पूरा मिटाने की जरूरत नहीं थी वैसे। इसके लिए ए प्लस बी का हम लोग क्या निकाले थे वैल्यू, अभी भी निकाल सकते हैं, 5 1 6 6 12, 12/4, ये 3 निकाले थे। और ए माइनस बी का वैल्यू क्या निकाले थे, √5 निकाले थे। उन दोनों के हेल्प से इसको हम लोग सोल्व करेंगे कि इसमें ए माइनस बी दिख रहा है तो ए माइनस बी का वैल्यू निकालना ही पड़ेगा। क्या करेंगे, ए माइनस बी का वैल्यू क्या निकालना, √5, तो √5 का क्यूब हो गया, और ए प्लस बी का वैल्यू 3 है तो 3 का क्यूब हो गया। √5 का क्यूब होता है 5√5, और 3 का क्यूब होता है 27। इससे बेसी इसमें कुछ नहीं करना, ये आंसर हो गया। √5 का क्यूब 5√5 कैसे होता है अगर जानना है तो देख लीजिए, √5 इंटू √5 इंटू √5, अगर √5 इंटू √5 की तरफ से वो 5 बन गया, मीन्स 25 का √5 ही हो जाएगा। ये एडिशनल एक √5 है, तो √5 का क्यूब क्या होता है, 5√5। ठीक है, उम्मीद है ये बातें समझ में आई होंगी। ये जो क्वेश्चन है क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ मदरसा एंड मध्यान्ह एजुकेशन के जो थर्ड चैप्टर है क्लास 10 में, उसमें भी ये क्वेश्चन शामिल है। वहां पर भी ये हम लोग स्मार्ट अप्रोच लगा सकते हैं, ये क्वेश्चन अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो। ठीक है, तो उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए बढ़ते हैं लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कीजिए, कॉन्सेप्ट्स को रिपीट कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आ जाएगा, और इसको इस्तेमाल कीजिए। बढ़ते हैं लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कहते हैं। ये जो सवाल है आरआरबी एएलपी टियर 2 2019 में पूछा गया सवाल था। ये जो है हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जिसमें एक गजब का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर उस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ लिए, बहुत मामूली सा ही कॉन्सेप्ट है, अगर समझ लीजिए तो हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे उनको झट से आप लोग देख के आंसर बता पाइएगा। माइनर सा कैलकुलेशन साइड में करके आप लोग आंसर बता पाइएगा। तो पहले सवाल पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे लोग इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। सवाल क्या कह रहा है, when the length of the shadow of a tree is √3 times the height, तो शेडो है वो √3 टाइम्स है हाइट का, मीन्स हाइट जितना है उससे ज्यादा √3 टाइम्स क्या है उसका शेडो है। ये ट्री का हाइट है, सपोज मान लीजिए ट्री है, उसका हाइट है, तो शेडो जो है जमीन पे पड़ रहा है वो √3 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, तो उस केस में बोला क्या कि सन जो सूरज है उसका ऑल्टीट्यूड या उसका एंगल ऑफ एलिवेशन आपसे पूछ रहा है, कितना डिग्री का वो एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से बना रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, इसको देख के हम लोग बोल सकते हैं कि 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर ए है। लेकिन ये कैसे हुआ, इसके लिए आप लोग एक कॉन्सेप्ट समझिए पहले। ठीक है, 3 केस बताऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहला केस, केस नंबर 1, ध्यान दीजिए आप लोग, इसको साइड में आप लोग नोट कीजिएगा। केस नंबर 1 जो है वो 60 डिग्री से रिलेटेड है। जब 60 डिग्री की बात हो तो उस केस में क्या होगा कि जो शेडो बनेगा वो छोटा बनेगा। जब एंगल बड़ा बन रहा है तो आपका बेस छोटा होगा। ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये दरख्त है या कोई भी वर्टिकल पोस्ट है, जितना दूर जाएंगे उतना बड़ा एंगल बनेगा। ठीक है, जितना नजदीक आएंगे उतना छोटा एंगल बनेगा। जब 60 डिग्री एंगल बन रहा है इसका मतलब ये हो रहा है, 60 डिग्री का मतलब ये हो रहा है, ये जो बन रहा है बेस यानी शेडो बोल सकते हैं आप लोग, ये छोटा हो रहा है किससे, हाइट से। ठीक है, अब यहाँ पर √3 का ही कमाल है कि अगर मान लीजिए ये छोटा बन रहा है, मतलब क्या, हाइट अगर जो भी है उसका हाइट √3 टाइम्स है इसका, ये अगर x बन रहा है तो ये कितना होगा, √3x होगा। ये बात समझने की कोशिश कीजिए, फिर से मैं समझा रहा हूं। एंगल बड़ा बन रहा है मतलब बेस छोटा होगा, जितना दूर जाएंगे उतना बड़ा एंगल होगा। अब बड़ा छोटा छोटा एंगल होगा, छोटा एंगल का मतलब बेस आपका बड़ा होगा। शेडो, आप शेडो समझिए, शेडो बड़ा होगा।
शेडो कब बड़ा होगा? जब एंगल छोटा होगा, जब दूर जाएंगे तभी ना। देखिए जब दूर जा रहे हैं तो क्या ये एंगल का जो मैग्नीट्यूड है वो छोटा हो रहा है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है कि 60 डिग्री जैसे ही आप लोग देखेंगे इतना समझ जाएंगे कि जो शेडो बना है वो छोटा है। किससे? हाइट से। अगर ये एक्स है तो ये कितना होगा? x√3 होगा। या अगर ये एक्स है तो ये क्या होगा? डिवाइड करना पड़ेगा, या तो मल्टीप्लाई कीजिए या डिवाइड कीजिए। तो ध्यान दीजिए, ये अगर एक्स है 60 डिग्री केस में, ये अगर एक्स है तो ये बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है, जाहिर सी बात है। 60 डिग्री में ये बेस छोटा बनता है, तो छोटा के लिए √3 से डिवाइड कर दीजिए, बड़ा के लिए √3 से मल्टीप्लाई कीजिए, छोटा के लिए √3 से डिवाइड कीजिए, और इससे ज्यादा कुछ है नहीं। फिर से समझते हैं कि मान लीजिए 60 डिग्री बनते इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। डिग्री जो एंगल है वो बड़ा बन रहा है, इसका मतलब जो शेडो है वो छोटा बनेगा, ठीक है। और छोटा बनेगा मतलब क्या? इसके कंपेरिजन में वो छोटा बनेगा, इससे हम लोग उसको कंपेयर करेंगे। ये अगर x मीटर है, ये छोटा करने के लिए क्या करेंगे? √3 से डिवाइड कीजिएगा, बस ये हो गया, ठीक है। तो 60 के केस में ये हुआ। या इसका उल्टा देखिए, अगर मान लीजिए कि ये अगर x है, ये छोटा है ना भाई, ये बड़ा होगा, तो बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको x√3 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आई तो झट से हम लोग आंसर बोलेंगे। फर्स्ट केस ये था। सेकंड केस देखिए आप लोग, केस नंबर 2। केस नंबर 2 जो है वो 30 डिग्री के केस में होगा। अभी आपको समझाई दिया गया, जब 30 डिग्री बोल रहा है इसका मतलब 30 डिग्री दूर बनेगा। दूर बनेगा मतलब ये 30 डिग्री बन रहा है, दूर बन रहा है मतलब ये शेडो बड़ा है, ठीक है। शेडो अगर बड़ा है, इसका मतलब ये अगर एक्स है, ये बड़ा है ना, इसके मुकाबले में ये बड़ा है, तो बड़ा करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितना से? अभी भी √3 का ही कमाल है, ये x√3 हो गया, ठीक है, समझ आया? या मान लीजिए कि आपको ये दिया हुआ है, ये दिया गया है x मीटर, आप सोचिएगा ये कितना, ये छोटा होगा ना, इसके मुकाबले में ये छोटा होगा, तो छोटा करने के लिए x/√3 कर दीजिए, बस ये हो जाएगा आंसर। तीसरा केस क्या है? केस 3 आपको मैं यहां दिखा रहा हूं। केस 3 जो है वो 45 के एंगल पे है, ठीक है। 45 के एंगल पे क्या होता है? दोनों बराबर हो जाएंगे। आपका परपेंडिकुलर और बेस जैसे ही दोनों बराबर होंगे, ये दोनों जैसे बराबर होंगे, ये अगर x होगा तो ये भी x होगा, तो यहाँ पर 45 का एंगल बनेगा, तभी जाके ये पॉसिबल है। ये ट्रिग्नोमेट्री से बाहर ही देखिए, हम लोग बोल सकते हैं क्या? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 45 हुआ तो ये भी 45 हुआ, ठीक है। ये दोनों साइड्स क्या होंगे? बराबर होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ये। तो 3 केसेस हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूं कि जैसे 60 डिग्री बोले, इसका मतलब 60 डिग्री अगर यहां बन रहा है तो आपका बेस छोटा होगा। बेस छोटा होगा मतलब ये अगर x है तो ये x√3 होगा। ये छोटा है, इसको बड़ा करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या ये दिया है तो इसको डिवाइड करके इसको निकाल सकते हैं। अगर 30 डिग्री कह रहा है तो 30 डिग्री का मतलब आपका बेस लंबा होगा, यानी कि ये परपेंडिकुलर या जो ट्री है या पोस्ट है जो भी है वो छोटा होगा। अगर ये दिया है तो इसके मुकाबले में ये छोटा होगा, तो छोटा के लिए √3 से डिवाइड कीजिए। या ये अगर दिया है तो इसका वैल्यू निकालने के लिए उसमें √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और 45 के केस में क्या होगा? ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर ये बात समझ में आ गई तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हाइट एंड डिस्टेंस में होते हैं, देख के ही हम लोग आंसर बता सकते हैं, ठीक है। देखा जाए ये सवाल क्या कहता है। जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको बताए गए हैं हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड, उसको इस्तेमाल करने की बारी आ गई है। देखा जाए ये क्वेश्चन क्या कहता है। When the length of the shadow of a tree is √3 times the height of the tree, दरख्त के ऊंचाई से √3 टाइम्स उसका शेडो बन रहा है। तो आपसे पूछा कि सन्स अल्टीट्यूड क्या है? ये सन्स अल्टीट्यूड जो इस एंड पॉइंट पे जो एंगल बना रहा है सूरज, उसका मैग्नीट्यूड आपसे पूछा है, ठीक है। क्या करेंगे? ध्यान दिया जाए कि जो शेडो है वो √3 टाइम्स किसका? हाइट का। हाइट अगर x है तो ये क्या होगा? √3x हो जाएगा। इसमें कॉन्सेप्ट जो बताया गया है उसका इस्तेमाल करके हम देख के ही आंसर बता सकते हैं कि आप बताइए कि जो बेस है वो ज्यादा हो रहा है कि छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है। तो हाइट के मुकाबले में ये बेस बड़ा है। तो बड़ा कब बनता है? जब एंगल छोटा होता है। तो छोटा एंगल मतलब 30 डिग्री, ठीक है। आंसर आ गया 30 डिग्री, ये आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर बेस छोटा होता, 3 केसेस में बताया था आपको कॉन्सेप्ट में क्या, कि पहला 60 डिग्री का केस। 60 डिग्री के केस में क्या होता है? बेस आपका छोटा हो जाएगा। बेस जो है आपका छोटा होगा किससे? परपेंडिकुलर से। और √3 टाइम्स का ही मल्टीपल होगा, वो √3 का ही मल्टीपल होगा। दूसरा केस बताया गया 30 डिग्री केस में, उसमें क्या होगा? बेस जो है आपका बड़ा होगा, एंगल छोटा हो रहा है मैंने बेस दूर भागेगा, ठीक है, ये परपेंडिकुलर से। और तीसरा केस था 45 डिग्री वाला, जो कि बेस और परपेंडिकुलर दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट जो बताया गया है फिर अभी अभी वो पता है तो आप लोग देख के आंसर बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है या फिर उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते, उसे करना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे उसमें आराम से आप लोग इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके चंद सेकंड के अंदर उसको सोल्व कर पाएंगे। इसको नॉर्मली हम लोग कैसे सोल्व करते हैं?
परपेंडिकुलर ऑफ बेस आपको पता है, तो वो टेन थीटा में होता है। परपेंडिकुलर बाई ये आपका बेस हो गया। अब ये x से x कैंसिल हो गया, ये टेन थीटा हुआ, यहाँ पर आपको 1/√3 हुआ, मतलब वो 10/30 में होता है। अगर वैल्यू आप लोग को पता है तो थीटा का वैल्यू ऐसे ही 30 डिग्री निकल गया। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। इसको इस्तेमाल क्यों करेंगे हम लोग, इस कॉन्सेप्ट से ही देख के आंसर बता सकते हैं। चलिए देखते हैं लोग अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसी से रिलेटेड है। अगला सवाल कहता है उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, हाइट एंड डिस्टेंस से, कि द लेंथ ऑफ अ पोल इज 6√3 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द शेडो इज 6 मीटर। पोल की जो लंबाई है वो 6√3 मीटर है, ये 6√3 मीटर है। जो शेडो बन रहा है वो कम बन रहा है, वो 6 मीटर का बन रहा है। तो अगर कॉन्सेप्ट याद है आप लोग को तो क्या बोलिएगा आप लोग, शेडो कम कब बनता है, जब ये एंगल बड़ा होता है। तो मैंने तीन ही एंगल का बात है यहाँ पर, या तो 45 होगा, 45 के केस में दोनों बराबर होगा, 60 होगा, 60 में छोटा बनता है, 30 में बड़ा बनता है। तो ये आराम से आंसर आप लोग बोलिए 60 डिग्री बनेगा, आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट इसको समझना पड़ेगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। और अगर मान लीजिए कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तब भी हम लोग कर सकते हैं। परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि 10 होता है, ये 10 थीटा का वैल्यू दिया है, ये परपेंडिकुलर बाई बेस, ये कट गया, √3 हो गया, 10 थीटा बराबर क्या हो गया। अगर आपको वैल्यू पता है तो ये 1060 यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, 1060 का वैल्यू √3 होता है। 10 कैंसिल, थीटा का वैल्यू 60, ये भी मुश्किल तो नहीं है, लेकिन ऐसा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है अगर कॉन्सेप्ट पता है तो। बढ़ते हैं लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। और एक बार बता रहा हूँ, अगला क्वेश्चन दूसरे चैप्टर से रिलेटेड है, ये रिमेंडर थ्योरम से, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड मैं डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, इजी से हार्ड क्वेश्चन सब हम लोग करेंगे लोग। तो बढ़ते हैं लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कहता है। अगला सवाल जो है वो रिमाइंडर थ्योरम से नहीं, इसके बाद रिमाइंडर थ्योरम का करेंगे लोग। एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का इजी सा सवाल है, पहले उसको देख लेते हैं लोग। सवाल क्या कहता है कि द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इन 2:3, दो नंबर्स है वो 2:3 के रेशियो में है। व्हेन 4 इज एडेड टू द नंबर्स, दोनों नंबर्स में हम लोग 4 ऐड करते हैं, इधर भी और इसमें भी, तो नया रेशियो जो है वो क्या हो जाता है, वो 7:10 होता है। 7:10 हो गया। तो बोला है क्या कि दोनों नंबर्स के दरमियान डिफरेंस क्या है। सबसे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं उसमें दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक में क्या होता है, ये जो डिफरेंस है वो सेम होता है। क्या डिफरेंस सेम है यहाँ पे, 2 से 5 का है, यहाँ 5 का नहीं है, डिफरेंस सेम नहीं है। अगर डिफरेंस सेम होता तो एक अनोखा अप्रोच का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम लोग यहाँ पर भी नहीं कर पाएंगे। तो एक काम करते हैं लोग, इसको कैसे किया जाएगा देखिए। जो नंबर्स हैं ओरिजिनल, उसको हम मान लेते हैं वो नंबर 2a है और 3a मान लिया गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, दोनों में 4 ऐड कर रहे हैं, इसमें भी 4 ऐड कर रहे हैं और इसमें भी 4 ऐड कर रहे हैं, वो नंबर क्या रेशियो बदल जा रहा है, वो 7:10 में। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से a का वैल्यू आसानी निकाल सकते हैं, क्रॉस कीजिए, 7×3 ये 21a हो गया, 7×4 28 28 हो गया, ये 10 से कीजिए तो 20a प्लस ये 40 हो गया। इसको इधर लेके आइएगा तो माइनस होगा तो a बच जाएगा, ये जाकर माइनस होगा तो 40 में से 28 तो ये 12 बच गया। आपसे सवाल पूछा कि डिफरेंस क्या है, तो बताइए डिफरेंस क्या है। अगर 2a और 3a नंबर्स हैं तो 3a में से अगर 2a माइनस a ही डिफरेंस है, तो उसी का वैल्यू पूछा है जिसका वैल्यू निकल चुका है, तो आंसर हो गया 12 होगा। मुश्किल सवाल नहीं थे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं लोग, ये रिमाइंडर थ्योरम से एक बात बताना जरूरी है यहाँ पे, आरआरबी जो है रेलवे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती है रिमाइंडर से रिलेटेड, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग इग्नोर मत कीजिए, इसके सारे कॉन्सेप्ट सीखिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ, देखा जाए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2 to the power 20 इज डिवाइडेड बाय 3, कि 2 के पावर 20 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, क्या रिमाइंडर होगा। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहूंगा आप लोग को, कि अगर इस पावर को भी भूल जाइए कि 2 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। यहाँ रिमाइंडर 2 बच सकते हैं। ठीक है, एक तो 2 खुद ही बच जाएगा क्योंकि वो 3 से छोटा है, और दूसरा रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 एकम 3 ज्यादा हो गया तो वो -1 बच जाएगा। करके देखते हैं लोग कि अगर 2 को डिवाइड करेंगे हम लोग 3 से, तो 0 टाइम्स पर तो 0 हो गया, रिमाइंडर क्या बच गया, 2 बच गया। ठीक है, या अगर मान लीजिए हम लोग 0 से नहीं 3 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ेंगे तो 3 एकम 3 हो गया, बाकी क्या बचा, -1 बाकी बच गया। ठीक है, तो हालांकि -1 को हम लोग आंसर में नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी इसको इस्तेमाल करके हम लोग आंसर प्लस में ही लाएंगे। ठीक है, तो देखा जाए क्या होता है। इसी कॉन्सेप्ट के तहत हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो 2 है ये 3 का टेबल में इसके करीब पहुंच जाएंगे, करीब ऐसा इतना करीब पहुंच जाएंगे कि 1 या -1 हो। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी एक का डिफरेंस है, ये है। इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे हम लोग तो -1 बच जाएगा, 2 बचेगा, लेकिन 2 को लेकर फायदा नहीं होगा।
टू को लेके टू जो है वो ज्यादा हो जा रहा है, उसको लेके हम लोग टू का पावर 20 फिर निकाल नहीं पाएंगे लोग, इसलिए हम लोग वन या -1 के चक्कर में पड़ेंगे लोग। अगर टू को डिवाइड किए लोग 3 से तो -1 बचा, और उसको पावर क्या है 20 है। 20 अगर इवन है तो ये पावर जो है, ये जो सिंबल जो है वो प्लस में हो जाएगा, +1 ही इसका आंसर है। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। देखते हैं लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं लोग, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और एग्जांपल में देता हूं आपको। मान लीजिए ऐसा है 19 टू द पावर 30 है, उसको 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसके करीब पहुंचिए, 3 6 क्या होता है 18 होता है ना। जब 18 हो गया तो क्या बचा है 1 + 1 बच गया। अगर इसको 19 को हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 6 18 हो जाएगा ना, 1 बच गया। हम लोग को रिमाइंडर 1 या -1 बचाना है। अगर 1 या -1 आ गया तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 प्लस में बच रहा है, उसका पावर क्या है 30 है, 30 पावर है, 1 का पावर कुछ भी कीजिए वो 1 ही होगा, आंसर आपका 1 है। तो इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन है, देखा जाए क्या कहता है अगला क्वेश्चन। सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि 15 टू द पावर 300, 15 पे पावर क्या है 300 है, उसको हम लोग डिवाइड करते हैं कितना से 16 से। इस पावर से कोई मतलब नहीं है, पावर से बस इतना ही मतलब है कि पावर ओड है या इवन है, ठीक है। अब देखते हैं 15 को अगर 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हम लोग का दो हासिल होगा। क्या क्या हासिल हो सकता है, ये तो खुद 15 रिमाइंडर हो सकता है, दूसरा -1 हो सकता है। बात बताया गया है कैसे, अगर ये ना छोटा नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो खुद ही नंबर, अगर 0 टाइम्स पढ़ेंगे तो वो खुद नंबर रिमाइंडर हो जाएगा। लेकिन इस 15 को वो रिमाइंडर लेकर उस पावर 300 का वैल्यू में नहीं निकाल पाएंगे, इसको इग्नोर कीजिए आप लोग। रिमाइंडर आप लोग लीजिए -1, तो अगर इसको इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा -1 होगा। -1 रिमाइंडर कैसे आ रहा है बताया गया है, 0 टाइम पढ़िए। ऐसे अगर 15 को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 16 से, तो 0 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। सॉरी 0 टाइम नहीं, 1 टाइम ही पढ़ेंगे लोग। 0 टाइम पढ़ने से वो 15 हो जाएगा, उससे हम लोग को मतलब नहीं है। 1 टाइम पढ़ेंगे तो 16 होगा, -1 रिमाइंडर हो गया। लेकिन इस -1 को हम लोग आंसर में लिख नहीं सकते, ठीक है। तो आंसर में क्या लिखेंगे तो पहले इसको सोल्व करके देखते हैं लोग कि -1 का पावर कितना है 300 है, ठीक है। तो 300 अगर है ये इवन नंबर है तो माइनस अगर इवन नंबर पावर है तो प्लस ही होता है, 1 ही आपका रिमाइंडर हुआ, ठीक है। -1 को हम लोग आंसर में नहीं लिख सकते हैं, इस्तेमाल तो जरूर कर सकते हैं लेकिन आंसर में -1 को नहीं लिख सकते हैं। तो उसका पावर जरूर देखा जाएगा कि वो इवन है तो वो प्लस में हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो वहां पर दूसरा रूल अपनाएंगे हम लोग, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या कहता है उसी से रिलेटेड है, रिमाइंडर से ही रिलेटेड एक अलग टाइप का क्वेश्चन जो कि भर भर के एग्जाम में पूछा गया है और उम्मीद है इस साल भी पूछा जाएगा। देखा जाए सवाल क्या कहता है। व्हेन अ नंबर n, कोई एक नंबर है उसको n कहा जा रहा है, इज डिवाइडेड बाई 5 से उसको डिवाइड कर रहे हैं, देन द रिमाइंडर इज 2, तो 2 बाकी बच रहा है। तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन n² इज डिवाइडेड बाई 5। तो अगर n² को, उस नंबर को स्क्वायर को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या बाकी बचेगा। ऐसे क्वेश्चन का सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है क्या कि आप लोग जो बाकी बच रहा है उसी को मान लीजिए वो नंबर। लेट, उतना लिखना नहीं है, समझाने के लिए लिख रहा हूं, लेट द नंबर बी, जो रिमाइंडर बच रहा है उसी को मान लिया हम लोग। वो नंबर क्या है 2 है। थोड़ा सा इसको जस्टिफाई करते हैं, क्या 2 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे हाँ तो 2 बाकी बचेगा, बिल्कुल। अगर 2 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, 2 को डिवाइड किए 5 से, अभी बताया हूं मैं, 0 टाइम्स पढ़िए 0 हो जाएगा, 2 बाकी बचेगा, तो जस्टिफाइड है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे सवाल में बुलाया क्या है, किसी एक नंबर को 5 से डिवाइड करें तो बाकी क्या बचा है 2, जो बाकी बचे उसी को मान लीजिए कि वो नंबर वही है, ठीक है। अब इसको अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो वो बाकी बचे 2 ही बचेगा, ठीक है, बताया गया अभी। अब बोला जा रहा है क्या कि n² को, उस नंबर के स्क्वायर को, तो उस नंबर का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब 4 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 4 को अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 5 से, ठीक है, तो यहां पर मैं बताया हूं कि 2 रिमाइंडर हो सकते हैं। चलिए देखते हैं, 4 को डिवाइड करते हैं 5 से, 2 रिमाइंडर हो सकते हैं। एक रिमाइंडर क्या होगा, खुद 4 हो जाएगा, दूसरा रिमाइंडर क्या होगा -1 होगा। लेकिन यहाँ पर पावर होगा तो कुछ है नहीं, इसलिए इस -1 को हम बदल नहीं सकते, ये यहाँ पर वैलिड नहीं है। तो हम लोग का रिमाइंडर क्या बचा, 4 ही बचा, ये आंसर हो गया, ठीक है। समझ आया, मुश्किल नहीं है। ऐसे सवाल और भी हैं, हम लोग को बस इस सवाल में ट्रिक क्या समझना है कि जो बाकी बच रहा है फर्स्ट केस में उसी को नंबर मान लेंगे। अब बस उस नंबर के स्क्वायर को बोला तो उसका स्क्वायर कर दिए, उसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एक नंबर को अगर उससे बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो बाकी क्या बचेगा, तो खुद वो नंबर बाकी बच जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है, इसी टाइप का है, बिल्कुल वही सवाल है, बस फिगर्स चेंज किए गए हैं। देखा जाए, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, सवाल पढ़िए, खुद से सोल्व कीजिए, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो, ठीक है। और सोल्व हो गया तो मैच कीजिए, देखा जाए क्या होता है।
कि व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 7, एक नंबर को 7 से डिवाइड करें तो बाकी क्या बच रहा है, 4 बच रहा है, रिमाइंडर 4 बच रहा है। तो नंबर क्या मानेंगे हम लोग, लेट द नंबर जो है उस नंबर को क्या मान लिया हम लोग, 4 ही मान लिए। ठीक है, अब 4 को अगर 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 ही बाकी बचेगा, बताया गया है अभी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एकदम यही सवाल अभी अभी मैं किया हूं इससे पहले वाले सवाल में। अब बोला है क्या कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर, उस नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कीजिएगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। 16 को अगर हम डिवाइड करेंगे 7 से, चलिए डिवाइड करके देखिए जाए। 7 दूना क्या होता है, 14 होता है। 2 बाकी बच रहा है, यही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। एकदम आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है, इसको मुश्किल मत बनाइए आप लोग। ठीक है, और ऐसे सवाल भर भर के आएंगे एग्जाम में। देखिए ये भी आ रहा है एनटीपीसी 2021 में। अच्छा, सारे सवाल जो है 21 के हैं, अलग अलग शिफ्ट के सवाल आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। इसी टाइप का ही क्वेश्चन है कुछ, देखा जाए। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो करके देखिए इस क्वेश्चन को, पॉज कीजिए वीडियो को, करके देखिए। बहुत मुश्किल नहीं, आसान है। चलिए ठीक है, मैं करता हूँ, अगर आप लोग किए होंगे तो मैच कीजिए। क्या नंबर इज डिवाइडेड बाई 280, एक नंबर को 280 से डिवाइड कर रहे हैं, लिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 73, तो 73 बाकी बच रहा है। इस 280 से कोई मतलब ही नहीं हम लोग को। क्या बोला गया था कि जो बाकी बच रहा है उसी को मान लीजिए नंबर है। तो नंबर कौन सा है, मान लीजिएगा वो नंबर क्या है, 73 है बस। What will be the remainder if the same number is divided by 35? अब इसको 35 से आप लोग डिवाइड कीजिएगा तो क्या बाकी बचेगा, आराम से कर पाएंगे हम लोग। 73 को डिवाइड कीजिए, 35 दूना 70 हो गया, क्या बाकी बच गया, 3 बाकी बच गया, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इससे आसान सवाल तो नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन अगर जानकारी है सवाल को प्रैक्टिस किए हैं तो एग्जाम में आराम से आप लोग कर पाइएगा, वरना नहीं कर पाइएगा। ठीक है, टाइम कंज्यूम होगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, रिमाइंडर थ्योरम से ही थोड़ा सा अब फिर अलग किस्म का क्वेश्चन आया, इसको देखा जाए। इसका एक कॉन्सेप्ट है जो मैं समझाऊंगा, देखा जाए सवाल क्या कहता है कि 47 का पावर 25 माइनस 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, ये मुकम्मल तौर पे कट जाएगा, डिवाइड हो पाएगा किससे, इनमें से किससे होगा। इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट है, देखा जाए कि अगर मान लीजिए कि a का पावर n है प्लस b का पावर n है, और n जो है ना वो ऑड है, ध्यान दीजिए n जो है वो ऑड है, ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, एग्जैक्टली वो डिविजिबल होगा किससे, तो a प्लस बी से। इसका क्या मतलब हुआ, अगर ऑड है तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा, n का वैल्यू ऑड है तो। ठीक है, अगर इवन हुआ तो ये डिविजिबल नहीं होगा, ये सवाल नहीं आएगा। अब ये सवाल अगर n इवन हो गया तो इस सवाल का अलग फंक्शन होगा, अलग रूल हो सकता है। लेकिन फिलहाल याद रखिए कि यहाँ पर इसको कौन डिवाइड करेगा, तो a प्लस बी डिवाइड करेगा कब, जब ये ऑड होगा। एग्जाम्पल को भी देखते हैं। अगर a का पावर मान लीजिए 3 है, b का पावर 3 है, ऑड बने माने 3 समझ लीजिए, या 1 समझ लीजिए, 1 ही समझ लीजिए, 1 ही समझ लीजिए। तो क्या ये a प्लस बी से डिविजिबल है, बिल्कुल है, मुकम्मल तौर पर कट जाएगा। ऑड का मतलब 1 समझ लीजिए। ठीक है, अच्छा अगर ये इवन होता तो, इवन का मतलब क्या हो गया, अगर ये इवन होता तो क्या होता है, a का पावर 2 प्लस b का पावर 2 बाई, क्या ये a प्लस b से डिविजिबल होता है, कभी डिविजिबल नहीं हो, क्यों, इसका फैक्टोरियल फॉर्मूला होता ही नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पर क्यूब भी रखते हैं ना तभी वो डिविजिबल है। देखिए क्यूब रखने से क्या होता है, ये डिविजिबल नहीं है अभी, अगर यहाँ पर इवन हो गया तो ये डिविजिबल नहीं है। अगर मान लीजिए मैं क्यूब रख के देखता हूँ, क्यूब का फॉर्मूला तो हम लोग को पता है, अब ये डिविजिबल है, कैसे, इसका फॉर्मूला देखिए, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर बाई ए प्लस बी। अब ये पोर्शन तो डिविजिबल है ना, तो अगर ये ऑड है तब जाके ये डिविजिबल है a प्लस बी से। ठीक है, ये प्लस वाला हुआ। अब माइनस वाला देखते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। माइनस वाला देखते हैं, इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अगर a का पावर n माइनस b का पावर n है, और n यहाँ पर क्या है, ऑड है, इवन नहीं है, ऑड है, तो ऑड है तो क्या होगा, तो ये फिर ये डिविजिबल होगा किस चीज से, a माइनस बी से डिविजिबल होगा। कैसे, इसको 1 समझिए, तो a का पावर 1 माइनस b का पावर 1, तो ये a माइनस बी से तो इजीली डिविजिबल है ना। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे इवन हो गया तो इवन के केस में माइनस वाला होता, उस केस में क्या होता है वो भी समझ लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, ये भी आप नोट कीजिए। अगर ये यहाँ पर इवन हुआ, अगर n जो है वो इवन हुआ, तो इवन के केस में क्या होगा, ये डिविजिबल होगा किस चीज से, बोथ a प्लस बी से भी होगा और a माइनस बी से भी डिविजिबल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, आपको इसको याद रखिए, कब, जब ये इवन होगा तब। क्यों होगा उसको भी एक्सप्लेन करता हूं। इवन का मतलब जब भी इवन बोले तब 2 मान लीजिए उसको,
ऑड बोले तो 1 मान लीजिए, आसानी से हो जाएगा। n को इवन मानता हूं तो a का स्क्वायर हो गया, b का स्क्वायर हो गया। इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, इसको पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। अब चाहें तो इसको a प्लस बी से भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, कट जाएगा। या चाहें तो इसको a माइनस बी से भी डिवाइड कर सकते हैं, ये पार्ट कट जाएगा। तो अगर a का पावर n माइनस b का पावर n है और n जो है वो इवन है, तो उस केस में इस एक्सप्रेशन को हम लोग a प्लस बी से भी डिवाइड कर सकते हैं और a माइनस बी से भी डिवाइड कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। लेकिन अगर ये ऑड है तो माइनस है तो a माइनस बी से डिविजिबल है, अगर प्लस है तो a प्लस बी से डिविजिबल है, ठीक है। अगर a प्लस अच्छा a प्लस बी फॉर्मेट में ये n जो है वो अगर इवन हो जाए तो किसी से डिविजिबल नहीं है, बस ये किसी से डिविजिबल नहीं है। कब? अगर n इवन है तो प्लस वाला अमाउंट में, क्योंकि इसका फैक्टोरियल फॉर्मूला बनता नहीं है। अगर ये बातें समझ में आई हैं आप इसको नोट डाउन करके तब सवाल को आगे बढ़ते हैं। अगर समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट कीजिए, इसका स्पेशली डेडिकेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। 41 का पावर 43 है, 41 का पावर 43 प्लस 43 का पावर 43 है। ये इनमें से किस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। बहुत आसान है। फिर से यहाँ पर पावर पर आप लोग ध्यान दीजिए, ये ऑड है। और क्या है? ऑड है। तो ऑड है तो 43 रखिए या फिर 1 रखिए, फर्क नहीं पड़ता, तो हम 1 रख देंगे। 41 का पावर 1 प्लस 43 का पावर भी 1। और 1 रखना ही क्या है, ऑलरेडी 1 है, बस हो गया। अभी देखिए तो ये नंबर बनता क्या है, 3 1 4 हो गया, 4 4 84 हो गया। अब 84 जो है इसमें से किससे कंप्लीटली डिविजिबल है, तो 84 से है, ठीक है। आराम से हो जाएगा, ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है ना। देखते हैं ना अगला क्वेश्चन क्या कहता है। मुश्किल चीज नहीं था ये, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन अगला भी है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, बेहतरीन सवाल है। क्या कहता है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 3 टू द पावर 21 इज डिवाइडेड बाय 5। 3 का पावर 21 है, उसको 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, क्या बाकी बचेगा। देखिए यहाँ पर 5 का 3 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग रिमाइंडर खोजेंगे या तो +1 या -1। तो यहाँ पर किसी हाल में +1 -1 नहीं आ रहा है, तो हम लोग इसको थोड़ा ब्रेक करेंगे। देखिएगा क्या करते हैं लोग, यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर जो कि 9 हो गया, और 9 जो है 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 5 दूना 10 -1 बच जाएगा। चलिए ठीक है, लेकिन इस पर पावर क्या हो जाएगा, ऑलरेडी 10 दे देंगे तो 20 हुआ, लेकिन यहाँ पर 21 था तो एक 3 एक्स्ट्रा बच गया यहाँ पर। क्या ये बात समझ में आई? क्या हुआ है, हम लोग को 3 का पावर 21 करना है, तो 3 का स्क्वायर कर दिए, तो स्क्वायर है। और ये ऑलरेडी पावर यहाँ पर हम लोग कोई भी पावर देख 21 नहीं ला पाएंगे, तो 10 दे दिए, 10 दूना 20 हो गया, लेकिन एक तो बच गया, 3 का एक पावर बच गया, तो उसको साइड में लिख दिए इंटू 3 का पावर 1। अब इसको हम लोग 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन गया, ये तो 9 बच गया, 9 का पावर 10 इंटू 3 बाई 5। अब अगर इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 दूना 10 हो गया, यानी कि -1 बच गया, तो -1 का पावर 10 ही बच गया। और 3 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही बचेगा। क्या ये बात पता नहीं है? 3 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 3 ही बच जाएगा, ठीक है, 0 टाइम जाएगा वो। अब यहाँ पर -1 का पावर 10 है, मतलब +1 हो गया इंटू 3, 3 एकम 3 हो गया, यानी कि आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कीजिएगा लोग, ठीक है। कोई इशू हो तो आप लोग कमेंट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आप लोग को टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग मुझे चाहें तो डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो वहां पे आप लोग रेज कीजिए, उसको सोल्व करने की मैं कोशिश करूंगा। कोई डाउट हो तो कमेंट में आप लोग कमेंट कीजिए, अगर कमेंट में पॉसिबल ना हो तो आप लोग डीएम कीजिए टेलीग्राम पे, मैं जरूर उसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिमाइंडर थ्योरम से ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग किस्म का है, देखते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही सब लगेंगे। क्या कह रहा है कि 77 का पावर 17 प्लस 77, इसको अगर डिवाइड करेंगे 78 से तो बाकी आप लोग का क्या बचेगा। देखिए बहुत आसान चीज है। यहाँ पर हम लोग क्या बोला गया था कि आप लोग -1 या +1 क्लास कीजिए। यहाँ पर खुद ब खुद दिख रहा है कि अगर 77 को 78 से डिवाइड करेंगे तो -1 बच जाएगा, उस पर पावर क्या बच रहा है 17, प्लस अगर 77 को 78 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या बचेगा, कमेंट कीजिए आप लोग। लाइव तो मैं नहीं हूं इसलिए कमेंट का निराश नहीं कर सकता मैं। 77 जो है वो छोटा नंबर है, छोटे नंबर को अगर बड़ा नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे तो पूरा नंबर ही बच जाएगा हम लोग का बाकी में रिमाइंडर में, ठीक है। समझ में आ गया? उसको हम लोग 0 टाइम्स ले जाएंगे, वो बाकी बच जाएगा। इससे पहले करके दिखाया गया है। अब यहाँ पर क्या होगा, -1 का पावर 17 है, इसने यानी कि ये -1 ही हो जाएगा, पावर ओड है, प्लस यहाँ पर 77 है, इसको अगर ये प्लस में माइनस करेंगे तो 76 हो जाएगा, यानी कि हम लोग का रिमाइंडर 76 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए है।
उम्मीद है ये बातें समझ में आई होंगी। देखिए इस सीरीज का, इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन था। इसके बाद भी मैं ये पार्ट 6 था, इसके बाद भी मैं पार्ट 7 लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। कुछ नया सीखेंगे लोग, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो वीडियोस हैं उनको शेयर कीजिए दोस्तों में, ताकि सबको फायदा हो। और आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।